हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आप बीए थर्ड ईयर में नहीं हैं और किसी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और आपको कहीं ये डाउट है कि सर तो आप जो है बीए थर्ड ईयर के लिए पढ़ा रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए किस प्रकार से उपयोगी होगा, तो दोस्तों निश्चिंत होकर के स्टडी कीजिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिस प्रकार से ये सेशन बीए थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है उतने ही उपयोगी आप लोगों के लिए भी होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज का लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है। इससे पहले 8 लेक्चर इस पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्रम अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक हो चुके हैं। अगर आप अभी तक इससे परिचित नहीं है तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट जरूर कीजिए। बीए थर्ड ईयर में दोस्तों हम भारत की विदेश नीति भी पढ़ा चुके, कंप्लीट कर चुके हैं, लोक प्रशासन भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड प्रश्न पत्र चल रहा है ना, थर्ड पेपर चल रहा है जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और सभी क्लासेस दोस्तों, सभी टॉपिक जो है 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस सेकेंड यूनिट हमारी चल रही थी, इसमें फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का सेकेंड टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट में, ठीक है ना। इसके बाद जो सेशन होगा वो होगा शीत युद्ध पर, अर्थात कि सेकेंड यूनिट के लास्ट टॉपिक पर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्लाइड होती है तो वो हमारी ये होती है। आपको शायद जो दोस्त मुझे कंटिन्यू फॉलो नहीं करते हैं, ये पहली बार देख रहे हैं या कभी कभार अपने टॉपिक के डाउट को लेकर के सेशन लोधा जी क्लासेस वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, उनको शायद पता ना हो कि दोस्तों इसका महत्व क्यों है इस स्लाइड का। तो इस स्लाइड पर उन लोगों को यही लगता है, उन स्टूडेंट्स को यही लगता है कि सर क्यों समय बर्बाद करते हो इस वाली स्लाइड पर फालतू बोल करके, है ना। लेकिन दोस्तों इस पर मैं इतना टाइम इसलिए देता हूं क्योंकि ये आपकी स्टडी से बहुत ज्यादा संबंधित है और आपके जो है एक एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्ति में ये स्लाइड जो है ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बार बार बताता हूं कि इस टॉपिक को मैं सारांश क्यों बोलता हूं, उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप एक पुस्तक पढ़ते हो, कहीं से मार्केट से लेकर आते हो, तो उस पुस्तक में पहला प्रश्न जो होता है उसका वो इंडेक्स का होता है, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स मतलब क्या कि इस पूरी पुस्तक में क्या क्या दिया गया है वो आपको पहले ही पेज पर पढ़ने को मिल जाता है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि पूरी पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक किस किस पृष्ठ पर मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमारे आज के टॉपिक, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय हित, तो राष्ट्रीय हित आज के इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है ना। तो दोस्तों यहां पर देखिए थोड़े से सिलेबस को, आपके सिलेबस को मैंने थोड़ा और जूम किया है, उसका थोड़ा उसमें कुछ टॉपिक बड़ा है। आपके सिलेबस के अनुसार सिर्फ राष्ट्रीय हित की परिभाषाएं थी, अर्थ के साथ में कुछ परिभाषाएं थी और बाद में उसकी अभिवृद्धि के साधन थे। मात्र 2 टॉपिक थे, लेकिन 2 टॉपिक मैंने अपनी ओर से इसमें बढ़ाए हैं ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट भी इसे कवर कर पाए टॉपिक को, और आपका टॉपिक भी पूरा कंप्लीट कवर हो जाए। अन्यथा एग्जाम में पढ़ के कुछ और जाते हैं, आंसर कुछ और, क्वेश्चन जो है कुछ और देखने को मिलते हैं। चलिए, काफी टाइम दे चुके हैं इस पर। दोस्तों यहां पर 4 टॉपिकों पर विशेषकर हम चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय हित क्या है, फर्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय हित क्या है, तो इसका अर्थ समझेंगे परिभाषाओं के साथ में। सेकंड में हम बात करेंगे इसके प्रकारों की, है ना, राष्ट्रीय हित कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, और उसके बाद इन राष्ट्रीय हितों को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे चौथे नंबर पर साधन, कि राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए, उनमें वृद्धि करने के लिए कौन कौन से साधन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों शांति के बनाए रखे और थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास को अटेंड करें, क्योंकि मेरी एक दोस्तों एक इसको आप जो है कमी कहिए या फिर उसकी विशेषता कहिए क्लास की, ये आप पर डिपेंड है। बहुत स्लो पढ़ाता हूं, धीरे धीरे पढ़ाता हूं, लेकिन मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक कि आपके मस्तिष्क में ये पूरी तरह फिट ना हो जाए। मेरा उद्देश्य एकमात्र होता है और वो होता है आपको समझाना, उचित तरीके से और व्यवहारिक रूप से समझाना। ये मेरा प्रथम उद्देश्य होता क्लास लेने का। अन्यथा यूट्यूब, जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित सभी टॉपिक लगभग मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम छूट जाती है, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन शायद नहीं किया गया। चल मैं कुछ ऐसे टीचर भी हो सकते हैं जो अच्छे से समझा भी रहे हैं, मुझसे भी बेहतर समझा रहे हैं, पर मैं उनसे परिचित नहीं हूं, है ना, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूं। तो दोस्तों प्रथम उद्देश्य मेरा आप लोगों को बेहतर समझाना और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना। इसमें अच्छे में कुछ भी अच्छा देने में समय लगता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय हितों की। क्या होते हैं राष्ट्रीय हित?
इसको सबसे पहले तो आप व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें। राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, चलिए पहले हम राष्ट्रीय हितों को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं व्यवहारिक तौर पर। दोस्तों राष्ट्रीय हितों की अगर हम बात करें, अर्थ के अंतर्गत अगर बात करें, तो राष्ट्रीय हितों की शुरुआत कब से हुई होगी, मतलब राष्ट्रीय हित का जो इतिहास है वो कब से रहा होगा। तो आप खुद सोच के देखिए, राष्ट्रीय हित कब से आए होंगे यार, जब से राष्ट्र की अवधारणा आई है ना, जब से राष्ट्र आया तभी से राष्ट्रीय हित आ चुके होंगे। अगर हम राष्ट्रीय हितों के इतिहास की अगर चर्चा करें, तो इतिहास के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जब से राष्ट्र का उद्भव हुआ है, देश का उद्भव हुआ है, तब से ही इन राष्ट्रीय हितों की चर्चा होती है। क्योंकि राष्ट्रीय हित क्या होते, देश के हित है ना। देश के हित में लिए जाने वाले सभी जो निर्णय होते हैं वो किस हित में, किसको लेकर लिए जाते हैं दोस्तों, राष्ट्र के हित को लेकर लिए जाते हैं। देश से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी समझौते होते हैं, जितनी संधियां होती, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करता है देश, अंदर बाहर कहीं पर भी, तो वो सब किस हित में होते हैं दोस्तों, तो राष्ट्र के हित में होते हैं, है ना। इसीलिए उनको एक देश के विशेष हित कहा जाता है। चलिए, तो इतिहास पर हमारी चर्चा हो रही, तो इतिहास के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय हितों की शुरुआत तब से होती है जब से राष्ट्र का उद्भव हुआ है। लेकिन यह एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, डिफरेंस ये होता है कि जब एक राष्ट्र की अर्थात एक राज्य का उद्भव हुआ था, उस समय राज्य एक तंत्र, अधिकतम जो राज्य होते दोस्तों वो एक तंत्र हुआ करते थे, निरंकुश हुआ करते थे या राजतंत्र हुआ करते थे, जहां पर एक राजा का शासन चला करता था, है ना। तो जब एक राजा का शासन चला करता था या जब शासन एक तंत्र हुआ करता था, उस समय जो राष्ट्र हित थे वो उस राजा के हित विशेष थे, है ना। जिसको हम आज पूरे राष्ट्र के हित बोल रहे हैं, वो उस समय जब एक राजा का शासन चला करता था, उस समय उस राजा के जो हित थे वही राष्ट्रीय हित के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद अगर वर्ग तंत्र की हम बात करें दोस्तों, तो वर्ग तंत्र के अंतर्गत वर्ग विशेष के जो हित होंगे, उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, वही राष्ट्रीय हित कहलाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं ना। लेकिन समय धीरे धीरे समय बदलता गया, एक तंत्र से वर्ग तंत्र की ओर आया, वर्ग तंत्र से आज हम प्रजातंत्र में खड़े हुए हैं, लोकतंत्र में खड़े हुए हैं। तो अब चूंकि शासन व्यवस्था प्रजातंत्र के अनुसार चलती है, मतलब जनता के अनुसार चलती है, तो आज जनता के हित में जो निर्णय लिए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हित कहते हैं। आई होप ये पूरा क्रम जो इतिहास वाला क्रम था, है ना, एक तंत्र से प्रजातंत्र तक का, ये आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो दोस्तों ये राष्ट्र हित क्या होंगे। अरे भाई, कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी निर्णय लेता है, तो निर्णय किस प्रकार से लेगा भाई। अब कोई भी देश, चलिए देश को छोड़ देते हैं, हम इंडिविजुअली अगर बात करें, आपकी हमारी अगर बात करें, तो दोस्तों हम भी वही कार्य करेंगे ना जो हमारे लिए सही होगा, है ना। तो जब किसी कार्य को चूज करने से पहले, किसी लक्ष्य को चुनने से पहले हम ये देखते हैं कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करना हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही है, उचित है या नहीं है। तो ये कब सोच पाते हैं, जब हम अपने हित को पहचान सके। जब हम अपने हित को पहचानेंगे तभी हम अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। अभी अचानक से कोई आए और आपसे बोल दे आप स्टडी छोड़ दीजिए, तो क्या आप छोड़ देंगे? आप बोलेंगे नहीं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। रीजन, जो रीजन है वही आपका हित है ना। उसके पीछे जो भी आप उसको रीजन दोगे वही आपका क्या है, हित है। तो इसी तरह से दोस्तों, अब इंडिविजुअल को थोड़ा बड़ा करके और एक राष्ट्र के लेवल पर सोच के देखिए। कोई भी देश जो भी कार्य करेगा, जो भी कार्य, कोई सा भी उसके पास जितने भी कार्य हैं प्रत्येक क्षेत्र में, वो सारे कार्य किस हित में होंगे, किसके लिए होंगे, उस देश में रहने वाली जनता के हित के लिए। तो जनता का हित ही यहां पर राष्ट्र हित कहला रहा है। आई होप ये एक व्यवहारिक कंसेप्ट जो था, जो मैंने एक फ्रेम बनाने का प्रयास किया है दोस्तों, आई होप कि अब तक ये क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा इसका स्टेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं कि अब आपको एग्जाम में लिखना किस तरीके से है ना, लिखना किस तरीके से है मेरे दोस्तों। इसमें हम अर्थ और परिभाषा दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो हमने व्यवहारिक बात की है, अब इसमें एक छोटा सा अवरुद्ध आने वाला है, एक छोटी सी अड़चन आने वाली है। अड़चन ऐसी आने वाली है कि राष्ट्रीय हित जो होते हैं, हम चूंकि हितों की बात कर रहे हैं, तो हित तो सर्वदा स्पष्ट होंगे ना,
किसी के अभी हित होंगे वो एकदम स्पष्ट होंगे, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय हित की जब हम बात करेंगे तो ये एक अस्पष्ट धारणा है, अस्पष्ट धारणा है, क्लियर स्पष्ट नहीं है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि प्रत्येक राष्ट्र के हित अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और उस अलग अलग उन हितों का अलग करने में उस देश की भौगोलिक स्थिति और उस देश का इतिहास इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, प्रत्येक देश का इतिहास अलग अलग है, इस कारण से उसके हित भी अलग अलग होंगे। इसलिए राष्ट्रीय हित, क्योंकि चूंकि हम संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व के देशों की बात कर रहे हैं, तो फिर यहां पर संपूर्ण देशों को लेकर के एक बात बोलना संभव नहीं है। मतलब एक ही माला में सभी मोतियों को पिरो देना संभव नहीं है। मोती अर्थात कि राष्ट्र की हम एक परिभाषा दे दे सभी राष्ट्रों के हितों की, यह संभव नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि सभी राष्ट्रों की आवश्यकता अलग अलग है, सभी राष्ट्रों के अपने लक्ष्य अलग अलग है, सभी राष्ट्रों की अपनी विदेश नीति अलग अलग है। और जब इन राष्ट्रों की आवश्यकता अलग है, उद्देश्य अलग है, नीतियां अलग है, तो हम सभी राष्ट्रों की एक अवधारणा कैसे कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय अवधारणा है? अलग अलग हो जाएगी ना दोस्तों। इसी कारण से कहा गया है कि ये एक अस्पष्ट धारणा है। आई होप पूरा एकदम स्मूथली चल रहा होगा सेशन, है ना दोस्तों। यार देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा ना मेरी मेहनत को पहचानने का प्रयास करें आप लोग। क्लास को मैं इसलिए नहीं बोला है ना, ये मत समझ लीजिए मैं आपको सब्सक्राइब लाइक या फिर शेयर मेयर करने का बोलूंगा, ये नहीं बोल रहा हूं आप लोगों से। मैं इसलिए सिर्फ इतना बोला कि देखिए, अगर आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी एक गुजारिश है कि सेशन अगर आप स्टार्टिंग में आए, अगर आपकी जरूरत है तो ही आप सेशन देख रहे हैं। और अगर दोस्तों आप वाकई में सीखना चाहते, जानना चाहते हैं इस राष्ट्रीय हित या किसी भी टॉपिक को मुझे पढ़ाता हूं तो उसके बारे में अगर पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक एक बार जरूर देखा करें। जब शुरू से एंड तक देखते हो ना, तब जाकर के आपके पूरे मस्तिष्क में एक पूरी फ्रेम बन पाती है उस चीज की, उस टॉपिक की, कि ये वास्तव में ये था क्या। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस जैसे अर्थ वाली स्लाइड है तो इस अर्थ में ही हम सब कुछ जान लेंगे। राष्ट्रीय हित के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में अर्थ वाली स्लाइड में पॉसिबल नहीं कि सब कुछ जान ले। जब हम इसके प्रत्येक पक्ष पर चर्चा करते हैं ना, तभी जाकर के हमें इसका पूर्ण ज्ञान हो पाता है। इसलिए शुरू से लेकर एंड तक एक बार पूरा एकाग्र होकर जरूर देखा करें, है ना दोस्तों। मैं वैसे आपका टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी बोलने पर मजबूर हूं। ये सब जो मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, इस पीपीटी को तैयार करने में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं यार। क्योंकि बुक्स से डाटा निकालना, जहां बुक पर सफिशिएंट डाटा नहीं होता है तो गूगल से डाटा निकालना, या कुछ हमारी स्वयं की नोट्स है, नोट्स से डेटा निकाल करके सबको एक साथ करना, उसको सिस्टमेटिक जमा करके लेकर आना, ताकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सके डेटा, है ना। उसके बाद में ये पीपीटी तैयार कर पाता हूं, और करने के बाद में फिर आपको एक्सप्लेन करना, है ना। ये पसीना बहा रहा हूं, देखिए ये पसीना आ रहा है। आप लोग आराम से एसी या कूलर की हवा में बैठकर सेशन देख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों स्टूडियो में एसी नहीं है, वो कूलर या फैन स्टार्ट चालू नहीं कर सकता। चालू करूंगा तो आपको वॉइस में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, है ना। इस कारण से दोस्तों सामने से लाइट का फोकस डायरेक्ट मेरे ऊपर है। तो इन सारी चीजें थोड़ा सा समझे। कोई इंसान अगर आपको इस तरह की चीज, हाँ मैं अगर आपके पास में ऑप्शन है तो फिर आप बिल्कुल ले सकते हो दूसरे ऑप्शन को, है ना। अगर आपके पास में ऑप्शन है कि अगर इतना बेहतरीन तरीके से इतनी मेहनत के साथ में अगर कोई अन्य विद्वान आपको अगर पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा बिल्कुल जाइए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप लोग। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मेरे साथ ही चिपक कर रहिए, इसी प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, जरूरी नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए, है ना। ईमानदारी से पढ़िए। कुछ साल है आपकी जिंदगी के, अगर इन समय में अगर आपने थोड़ा ईमानदारी दिखा ली ना अपनी स्टडी के साथ में दोस्तों, तो ये स्टडी आपकी लाइफ बना देगी, आपका जीवन बना देगी ये स्टडी, है ना। चलिए, ज्यादा समय देंगे ना तो शायद आपको भी बुरा लगेगा फिर, क्योंकि आज की जनरेशन को सुनने की आदत नहीं है ज्यादा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं फिर से अपना इस अध्ययन। चलिए थ्योरेटिकल पार्ट जरा समझ लेते हैं। व्यवहारिक रूप से आपने समझने का प्रयास किया और हमने भी समझाने का यथासंभव प्रयास किया है। अब थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है। आइए, लिखा हुआ है यहां पर कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा अस्पष्ट धारणा है। अस्पष्ट धारणा है, क्यों है? क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। जैसा मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था कि प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित बिल्कुल अलग अलग होंगे ना। हर एक राष्ट्र की अपनी खुद की आवश्यकताएं अलग होती है।
अपनी आवश्यकताएं अलग होती है, उसके लक्ष्य उसके उद्देश्य अलग होते हैं जिन्हें वो प्राप्त करना चाहता है ना। क्यों होती है ये सब, क्यों होता है अलग अलग? क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, कहीं पर गर्मी बहुत पड़ती है ना, कहीं पर संतुलन बना रहता है, जैसे इंडिया, भारत। कोई राष्ट्र पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है, कोई समुद्र के किनारे पर है। समझिए, कहीं पर पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। कहीं का किसी राष्ट्र का मानसून है ना, किसी का राष्ट्र का मानसून अलग है और किसी अन्य राष्ट्र का मानसून एकदम अलग है। तो ये भौगोलिक जो परिस्थितियां होती है दोस्तों, ये भी उनके उद्देश्यों को प्रभावित करती है और इसी कारण से उस देश के हित, अपने हित अलग होते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से इतिहास, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास या उसके ऐतिहासिक जो घटनाएं घटी है वो भी उसके हितों को निर्धारित करने का कार्य करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा है ये अस्पष्ट धारणा है, अस्पष्ट अवधारणा है। क्यों है? क्योंकि सभी राष्ट्रों के जो हित होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, है ना। राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार से सभी राष्ट्रों के संबंधों को भी पढ़ने का प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के तथ्यों को हमने देखा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देश किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस सब के साथ में अगर ये मान लेते हैं अपन कि किसी भी जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कौन बना रहा है, देखिए अंतरराष्ट्र को कौन बना रहा है, विभिन्न देश सम्मिलित होकर के। जब बहुत सारे देश या कहें कि विश्व के सभी देश शामिल होते हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। चलिए ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि उस पूरी राजनीति में, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर से अगर सभी देशों के हित को निकाल दिया जाए तो बताइए दोस्त कि कौन देश ऐसा मूर्ख होगा जो बिना मतलब के अपना समय या पैसा बर्बाद करके और विभिन्न राष्ट्रों के साथ मीटिंग करेगा, बैठने के लिए जाएगा, उसके साथ मिलेगा जुलेगा? क्यों अपना समय बर्बाद करेगा? अगर किसी राष्ट्र के साथ उसके हित बिल्कुल भी नहीं है, अगर किसी राष्ट्र को यह पता हो कि उस किसी अन्य राष्ट्र के साथ उसके उद्देश्य कभी पूरे नहीं हो सकते, उसके कोई हित नहीं जुड़े हुए हैं, तो बताइए वो राष्ट्र, उस राष्ट्र का अध्यक्ष या उस राष्ट्र के जो भी लीडर होगा वो उस देश में क्यों जाएगा विजिट करने? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उससे मिलने का प्रयास भी नहीं करेगा, है ना भाई। जिस देश के साथ में हित जुड़े हुए हैं उसी से वो संपर्क रखेगा, है ना। और इसको हम आज पर्सनल लाइफ में क्या बोलते हैं? सेल्फिश, है ना भाई। आपके फ्रेंड सर्कल में भी क्या होता है? फ्रेंड सर्कल में कोई एक न एक दोस्त ऐसा होता ही जरूर है, जब उसे आपकी आवश्यकता होगी तो ही वो आपके पास आएगा, अन्यथा वो आपके पास नहीं आएगा। जब जब जरूरत होगी तभी वो आपके पास आता है, तो हम उसे क्या सेल्फिश बोल देते हैं। लेकिन सेल्फिश नहीं, वो उसके स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए आपके पास आता है ना। वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आता है। शायद उसने राष्ट्रीय हित बहुत अच्छे से पढ़े हुए, समझे हुए हैं। जिसके साथ उसके हितों की पूर्ति होगी, जिसके साथ उसके उद्देश्यों की पूर्ति होगी, वो उसी के पास जाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, तो राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। विद्वानों ने राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का प्रारंभ स्तंभ बोला है, क्योंकि कोई भी देश दोस्तों जब भी वो अपनी नीति बनाता है, विदेश नीति, अब विदेश नीति तो आप भली बातें समझ चुके हैं, है ना, क्योंकि इस पर हम सेशन ले भी चुके हैं। तो विदेश नीति का निर्माण जब भी कोई देश करता है तो वो सबसे पहले जिस बात को याद रख के करता है ना, वो करता है दोस्तों किस पर? अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर, है ना, अपने हितों को ध्यान में रखकर। ठीक है ना। अरे भाई, जब आपने ट्वेल्थ पास की तो आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क था आपके सर के जस्ट ऊपर। जैसे ही ट्वेल्थ के रिजल्ट आए, अब आपके सामने एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ चुका था कि अब ट्वेल्थ के बाद में क्या करें, ट्वेल्थ के बाद में क्या करें, आई मीन क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, बीए करना चाहिए, या कॉमर्स करना चाहिए, कॉमर्स फील्ड में जाए, या मैथ्स ले या साइंस ले, वगैरह वगैरह। पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके सर पे थे, ठीक है ना। लेकिन आपने जब बीए को चूज किया, बीए को ही चुना, तो क्यों चुना होगा? कहीं ना कहीं आपने विभिन्न पहलुओं पर सोचा होगा, सोच विचार कर लिया होगा। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे हैं कि यार
उसने बीए लिया ना तो मैं भी बीए लूंगा, वो एक अलग बात है। उसके अलावा जिन दोस्तों ने अपनी एक स्वतंत्र जो इच्छा होती है, उस स्वतंत्र इच्छा के आधार पर जो ये निर्णय लिया होगा, उसने संभवतः उसने 100% उसे सोचा जरूर होगा कि मैं जो है कॉमर्स फील्ड में जाना नहीं चाहता या नहीं चाहती हूं, या फिर मैं मैथ्स ठीक से नहीं आता यार, इसलिए मैथ्स तो बिल्कुल भूल जाओ लेना। साइंस, यार साइंस में ठीक है डॉक्टर तो बनना नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। हो सकता है, संभवतः बता रहा हूं मैं, बीए, यार मुझे ना आईएएस बनना है तो क्या पढ़ना चाहिए, बीए पढ़ना चाहिए। मुझे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही निकालनी है, क्या करूं, बीए करूं, क्योंकि बीए में बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। या फिर यार मुझे ना समय मन नहीं लगता, मुझे बीए ठीक है, मुझे सिर्फ पास होने से मतलब, मुझे ग्रेजुएशन करने से मतलब है। तो कहीं ना कहीं तो सोचा होगा। कुल मिलाकर जितनी भी सोच आपने सोची है वो सब की सब कब सोची दोस्तों, अपने हितों को आधार बना करके। और यहां पर यही कहने का प्रयास किया जा रहा है, कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है ना, तो वो अपने हितों को आधार बनाता है। और अपने हित मतलब जनता के हित, मतलब राष्ट्र के, देश के हित। क्लियर है। तो इसीलिए यहां पर, इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय हित को अंतरराष्ट्रीय जगत में सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। यहां पर अर्थ में ही मैं इतना समय इसलिए दे रहा हूं ताकि आगे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ही ना है, फटाफट आगे बढ़े, है ना। चलिए, तो राष्ट्रीय हित वह हित है जिसे एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है। एग्जैक्टली कोई भी देश होगा भाई, अपनी सुरक्षा उसका सबसे पहला, कोई भी देश होगा सबसे प्रमुख और सबसे पहला हित कौन सा होगा, उसका खुद की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा उसका पहला उद्देश्य होगा ना। पहला उद्देश्य, किसी भी राष्ट्र का पहला उद्देश्य उसकी सुरक्षा होती है। तो राष्ट्रीय हित ही प्रत्येक राष्ट्र के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। क्लियर है यहां तक का, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। अब हम अगली स्लाइड से अर्थ के साथ साथ में परिभाषाओं का भी अध्ययन करने वाले हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं इसकी दी गई है और उन्हीं अलग अलग परिभाषाओं को हम यहां समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इतने सारे मंथन के बाद में अब आपको इसका अर्थ तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब कभी भी आपको इसमें डाउट तो नहीं आएगा, एकदम क्लियर हो चुका होगा। और हां, अगर मैं सही हूं, अगर मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही हूं, तो प्लीज यार कमेंट में सिर्फ यस लिख दीजिए, बस बहुत है मेरे लिए, है ना। यस लिख दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा कि हां मैं बिल्कुल आपको समझाने में सक्षम हूं, मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चुका हूं। क्लियर है। चलिए, यहां पर इस सेशन में उद्देश्य मेरा लेकिन हित आपके चलते हैं, याद रखिएगा। उद्देश्य मेरे हैं, उद्देश्य मेरा आपको एक्सप्लेन करना बेहतर तरीके से, और हित आपका कि आपकी सभी स्तरों को ध्यान में रखते हुए सेशन, और सेशन का जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, वो एक्सप्लेनेशन भी आपके स्तर के हिसाब से होना चाहिए, है ना। क्योंकि इन सेशनों को जब आप कभी यूपीएससी वाले किसी कोचिंग क्लासेस में देखेंगे या देखेंगे ना, तो उसका इसका स्तर आपको बहुत हाई लेवल पर मिलेगा। वहां पर जीरो बेसिस वाली बात नहीं की जाती दोस्तों, है ना। वहां पर डायरेक्टली एक थोड़ा टॉप पर चला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ विद्वान है, ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा, इसलिए सिर्फ कुछ ही विद्वानों को यहां पर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। अरे भाई आगे मत बढ़ो यार, अभी एक्सप्लेन करना है। 3 विद्वान देख लीजिए, बस बहुत है। उन स्टूडेंटों को थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली यहां पर, जो बोलते हैं कि सर नाम अजीब रहते हैं, याद नहीं होते इन लोगों के, ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि यहाँ वाकई में नाम थोड़े से अजीब है जो आपने पहली बार ही पढ़े हैं। क्या हाल है भाई, जरा देख लेते हैं। हाँ क्लास की इतनी भयानक दुर्दशा मैंने आज तक नहीं देखी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति वाले सेशन में इतने स्टूडेंट, बड़ी भयानक अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो गई यार ये तो। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाएंगे हम आपको, फिर भी पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते दोस्तों। पहले बात करते हैं विद्वान रेमो झारो। एक्चुअली मैं भी पहली बार इनका नाम सुन रहा हूं, इस कारण से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होगी, तो थोड़ा सा ना इग्नोर कीजिएगा उसको। रेमो झारो जो भी है आप लोग पढ़ लीजिएगा यार, है ना, क्योंकि इनसे कोई मेरा वास्तविक रिलेशन नहीं है जो मैं इनके नाम बहुत अच्छे से बार बार रिपीट होते हूं मैं। और वास्तविक रूप से मैं स्वयं बोल रहा हूं ना कि पहली बार मैंने इनका नाम पढ़ा है, पहली बार ही सुना है मैंने, ये सुन अपने आप के बोलने से सुन रहा हूं, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा इनको। और बांडी, और एक है लॉर्ड पामस्टन,
ठीक है ना। ये तीन विद्वान हैं, इन तीनों की परिभाषाएं अगर आप लोग याद रख लेंगे, और याद कैसे रखोगे दोस्तों, समझ के, है ना, रटिए मत यार प्लीज, समझ लीजिए, याद अपने आप हो जाएगा। वहां पर देखिए, हाँ एग्जाम में आंसर राइटिंग करोगे ना, तो वहां पर आवश्यक नहीं है कि आप देखिए, नाम ये जरूरी है, नाम लिखना जरूरी है, उसके बाद में एज इट इज लिखना जरूरी नहीं है, जैसा लिखा हुआ है ना एज इट इज लिखना जरूरी नहीं है, इनका जो भाव था उस भाव को स्पष्ट कर दीजिए, पर्याप्त है, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में भी कर देंगे ना तो भी चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो रेमो झारो साहब ने क्या कहा है, जरा इनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय हित की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है कि यह अर्थहीन ही है, अर्थहीन ही है, या इसे अधिक से अधिक दिखावे की अवधारणा ही कहा जा सकता। देखिए दोस्तों, क्या कहने का प्रयास किया इन्होंने, इन्होंने कहा है, रेमो झारो ने कहा है कि जो राष्ट्रीय हित की अवधारणा है ये एकदम इतनी अस्पष्ट है, इतनी अस्पष्ट है कि इसमें कहीं अर्थ लगता ही नहीं है, कि इसमें मतलब अर्थहीन है। कभी कभी ऐसी लगती है ये अवधारणा कि अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है ना, मतलब इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो इससे कभी कभी लगता है कि अधिक से अधिक दिखावा करने की अवधारणा, इससे मतलब कि कोई राष्ट्र अधिक से अधिक दिखावा करने का प्रयास कर रहा हो, इसी अवधारणा है ये, है ना। इसलिए इसको अर्थहीन अवधारणा कहा है, इसको अस्पष्ट अवधारणा कहा है, कि कोई भी राष्ट्र जो है खुलकर स्पष्ट होकर के अपने हितों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शित नहीं करता है, मतलब दिखाता नहीं है, ठीक है ना। और वहीं पर वांडिग ने कहा है कि राष्ट्रीय हित की परिभाषा एक ऐसी चीज के रूप में की जा सकती है, इसकी परिभाषा जो है, राष्ट्रीय हित की परिभाषा एक ऐसी चीज के रूप में इसकी परिभाषा की जा सकती है जिसकी रक्षा या उपलब्धि राज्य एक दूसरे के मुकाबले में करना चाहते हैं। क्या कहा कि राष्ट्र के हित को हम इस परिभाषा के आधार पर समझ सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र के मुकाबले में खड़ा होता है, अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या ऐसे समझिए कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्र के मुकाबले में खड़ा होता है। क्लियर है ना। चलिए, वहीं पर तीसरे विद्वान कहे जा सकते हैं पामस्टर्न साहब, इन्होंने कहा है कि हमारे कोई शाश्वत, इनने परिभाषा बहुत शानदार दी है, इसमें वाकई में इसमें अर्थ निकलता है। इन्होंने कहा है कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है, हमारे कोई शाश्वत शत्रु नहीं है, अगर कोई शाश्वत है हमारे तो वो है दोस्तों हमारे हित। कौन है, हमारे हित ही शाश्वत है, और उन हितों का अनुसरण संवर्धन हमारा कर्तव्य है। क्या कहा है, इन्होंने कहा है, और इन्होंने जो विदेश नीति होती है प्रत्येक राष्ट्र की, उस नीति को फोकस करते हुए कहा, उन्होंने कहा है, पामस्टर्न साहब ने कहा है कि जो राष्ट्र के हित होते हैं ना, उन हितों को हम ऐसे समझे तो ज्यादा बेहतर होगा कि किसी भी राष्ट्र के कोई हमेशा के लिए कोई मित्र नहीं होता है, किसी भी देश का कोई परमानेंट मित्र नहीं होता है ना, और कोई परमानेंट शत्रु भी नहीं होता है, एनिमी भी नहीं होता है। अगर कुछ परमानेंट होता है किसी देश के लिए तो वो होते हैं उस देश के हित, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आज अगर अमेरिका चीन दोनों के बीच में बन नहीं पाती है, या अमेरिका और रूस के बीच में कभी नहीं बन पाती है, तो रीजन क्या है, रीजन सिर्फ इतना है कि उन दोनों के आपस के हित जो है ना आपस में टकरा रहे हैं, इस कारण से दोनों की नहीं बन पाती। लेकिन जैसे ही इन दोनों के हित आपस में बनने लगेंगे तो ये जो आज शत्रु के बेस में खड़े हुए हैं ये आपस में मित्र बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि किसी भी देश के कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता है, और किसी देश का कोई परमानेंट जो है दोस्त भी नहीं होता, मित्र भी नहीं होता है। अगर कुछ परमानेंट होता है तो वो सिर्फ हित होते हैं, राष्ट्र के हित होते हैं। इसीलिए उन हितों की पूर्ति ही हमारा क्या है दोस्तों, कर्तव्य है। ये राष्ट्रीय स्तर पर है ना, हमारा नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बोला है। क्लियर है। तीनों परिभाषाएं मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। बता दीजिए मुझे फटाफट कि हाँ सर क्लियर है। अगर जिन दोस्तों ने अभी तक यस नहीं बोला है जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए, ताकि एक तरफा बस पूरी कमेंट में यस भरा होना चाहिए, तो अच्छा लगता है यार देख करके, सुनकर अच्छा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मैं कोई दोस्तों में माइंड नहीं करता हूं कि कोई एक भी स्टूडेंट अगर मुझे देख करके अगर इसका फायदा उठा पा रहा है ना, मेरे लिए पर्याप्त है। जरूरी नहीं है कि भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि वो भीड़ तो सभी प्रकार की होती है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे, देखिए अर्थ और परिभाषाओं पर इतना समय देने का मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि इस टॉपिक का जो बेसिक है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, और आप जो है अच्छे से भली भांति रूप से जो व्यवहारिक तौर पर आप इसको अच्छे से समझ पाए।
है ना। अब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक टू टॉपिक चलने वाला है। अब बात करेंगे इसके प्रकारों की, कि ये जो राष्ट्रीय हित जो हमने अभी तक समझे हैं, जितनी मैंने अभी तक आपके सामने बकवास की है ना, उसके प्रकार कितने हैं, उस बकवास के प्रकार कितने हैं, तो उसके जरा प्रकार भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय हित के दोस्तों प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम एक विद्वान को उठाएंगे जिनका नाम है रॉबिन्सन। तो रॉबिन्सन ने यहाँ पर राष्ट्रीय हितों के 6 प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। वो सबकी दोस्तों जो प्रकार बताए ना, वो एक क्रम से दिए उन्होंने, है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा करके उन्होंने देने का प्रयास किया है। सबसे पहला जो हित बताया उन्होंने बताया है प्रथम कोटि के हित, मतलब प्राथमिक हित। प्रथम कोटि मतलब प्राथमिक, है ना, प्राथमिक, जिसकी आवश्यकता सभी राष्ट्रों को इनिशियल स्टेज पर होती है, सबसे पहले जिसकी आवश्यकता होती है उसी को हम बोलेंगे प्रथम कोटि का हित, ठीक है ना। तो एक हित होता है प्रथम कोटि के हित। तो वो क्या होते हैं प्रथम कोटि के हित, तो दोस्तों ये प्रथम कोटि के हित प्रत्येक राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वो क्या होते हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने, सुरक्षा। क्या होते हैं, सुरक्षा। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उस राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर देश सुरक्षित ही नहीं है तो वो क्या कर लेगा, अपने हितों के बारे में कैसे सोच पाएगा बताइए। अगर उस राष्ट्र पर किसी और का कब्जा है तो बताइए क्या वो अपने हित में कार्य कर पाएगा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि जिसने उस पर कब्जा जमा कर, जैसे भारत की बात करें दोस्तों, जब भारत उपनिवेश हुआ करता था तो उपनिवेश भारत पर भारतीय जो है अपने हितों की पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं कर पाते थे, बल्कि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार के हित ही राष्ट्रीय हित के नाम से जाने जाते थे, है ना। तो ये दोस्तों हित भी तो अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। किस प्रकार से अलग अलग होते हैं, क्योंकि भाई अगर आज हम बात करें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने हमेशा से दोस्तों अधिक से अधिक हथियार बनाने की जो नीति थी उसकी, उसी को उसने न्यायोचित ठहराया। क्यों? क्योंकि अधिक हथियार बनाकर उसको महाशक्ति बनना था, तो महाशक्ति बनने के उसका हित था। उसका हित क्या था? महाशक्ति बनने में हित था, नए नए हथियारों का निर्माण करना ही उसका हित था। इसलिए उसने नए नए हथियारों का निर्माण करने की जो उसकी नीति थी उसको विश्व स्तर पर उसने न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। वहीं पर आप चीन को देख लीजिए, है ना, या फिर आप मान लेते हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति चल रही है अभी वर्तमान में, वो उस नीति को न्यायोचित ठहराने का प्रयास करता है। पाकिस्तान को देख लीजिए, वो कई प्रकार की हरकतें करता है, लेकिन अंततः जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाता है तो वो अपनी नीति को इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करता है कि वो न्यायोचित है, उसकी नीति जो है उसके हित में है, इसलिए वो न्यायोचित ठहराने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से हिटलर को देख लीजिए, भाई हिटलर क्या चाहता था? हिटलर भी तो समझता था ना, क्या हिटलर की नीति क्या थी? विस्तारवादी नीति। तो उस विस्तारवादी नीति को भी वो किस प्रकार की नीति बताता था? विश्व स्तर पर न्यायोचित नीति बताता था, है ना। क्यों? क्योंकि उसके हित जुड़े हुए थे उससे। तो यहां पर उसी की बात हम कर रहे हैं दोस्तों कि प्रत्येक राष्ट्र के जो हित होते हैं ना, उन सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर हित होता है तो वो होता है उसकी स्वयं की सुरक्षा, सबसे पहला हित, है ना। तो ये वो हित होते हैं, कौन से? प्रथम कोटि के हितों की बात कर रहा हूं मैं। ये वो हित होते हैं जो किसी राष्ट्र के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहता है, सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। किसी भी राष्ट्र का प्रथम कोटि का जो हित होता है वो होती उसकी सुरक्षा। क्लियर है? चलिए अगला है गौण हित। गौण हित का मतलब होता है दोस्तों इस प्रथम कोटि के हित से थोड़ा सा कम आवश्यक, है ना। मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्र की उन्नति के लिए, लेकिन प्रथम कोटि के हित से थोड़ा सा कम है ना। तो ये वो हित होते हैं जो प्राथमिक हितों से थोड़े कम महत्वपूर्ण होते हैं, पर राष्ट्र की सत्ता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। राष्ट्र की सत्ता बनाए रखने, किसी भी जो है सरकार को अपनी सत्ता में टिके रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या राष्ट्र को बनाए रखने के लिए भी ये हित जरूरी होते हैं। जैसे क्या है दोस्तों? ये होता है कि विदेशों में अपना प्रभाव बना रहे, विदेशों में अन्य देशों में अपना प्रभाव बना रहे। जब तक अन्य देशों पर आपका प्रभाव बना रहेगा तब तक आपके हितों की पूर्ति होती रहेगी। कैसे प्रभाव बनाना है? कि विदेशों में जो अपने देश के नागरिक रहते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, है ना। और जो विदेशों में हम अपने डिप्लोमेट्स नियुक्त करते हैं ना, है ना, राजनयिक जिनको बोलते हैं हम, राजनयिक जो नियुक्त करते हैं हम अन्य देशों में, उनकी सही तरीके से नियुक्ति करना, उनके कार्यों
का ध्यान रखना या उनको उन पर ये फोकस करना या उन पर ये ध्यान रखना कि वो नीति के अनुसार कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जिस देश के वो राजनयिक है उस देश का कहीं उन पर दबाव तो नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा विदेशों में जो नागरिक बसते हैं उनके हितों की भी रक्षा निरंतर रूप से रखना, ये हमारा एक गौण हित होता है, प्रत्येक राष्ट्र का गौण हित होता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगले जो है अब कुछ अन्य हित, जो 2 हित हम देख चुके हैं, 4 हित और बचे, जिसमें से पहला अब इसमें दोस्तों हम बात करेंगे स्थायी हित की, है ना। अब कुछ हित ऐसे इसकी स्थायी हित है, स्थायी जो हमेशा परमानेंट रहते हैं, परिवर्तनशील हित भी रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, सामान्य हित भी है और फिर विशिष्ट हित है। तो स्थायी हित वो हित होते हैं दोस्तों जो लंबे समय तक बने रहते हैं या कि हमेशा के लिए बने रहते हैं, है ना। जैसे भारत की बात करें तो भारत का एक स्थायी हित क्या है? भारत का स्थायी हित है कि सर झुका के आगे बढ़ना। क्या है दोस्तों? सर झुका के आगे बढ़ना, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपना विकास करते रहना, है ना। क्योंकि हमारे जो विद्वान रहे हैं उन्होंने हमें यही सिखाया, वसुधैव कुटुंबकम की नीति के अंतर्गत हमें यही सीखने को मिला है ना, सर झुका के आगे बढ़ना। और जिसने भी ये नीति अपनाई है, चाहे वो इंडिविजुअल स्तर पर हो, चाहे वो जो है राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, वो सफल हमेशा हुआ है ना। सर झुका के आगे बढ़ना, और इसी को बोलते हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना विकास कर लेना। जैसे कि ये नीति आप लोगों पर भी लागू होती है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो सर झुका के आगे बढ़ना, है ना। क्योंकि ये सर झुकाकर आगे बढ़ने वाला जो मंत्र था दोस्तों, एक समय में हमारे गुरु ने ये मुझे दिया था, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार इस का जिक्र भी आप लोगों से कई बार कई सेशनों में मैं आप लोगों से कर चुका हूं, है ना। सर झुका के आगे बढ़ने वाला, ये इसका भाव जो है ना ये बहुत बड़ा है। इसको समझोगे तो शायद जितना गहराई में जाकर समझोगे ना, उसका अर्थ उतना ही ज्यादा विस्तृत होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो स्थायी हित मतलब किसी भी देश के वो दीर्घकालीन हित या वो नीतियां या प्रयोजन जो हमेशा उस देश के लिए बने रहते हैं, उस देश के लिए आवश्यक, मतलब हमेशा के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो शांतिपूर्ण विकास, है ना। शांतिपूर्ण विकास ये न कभी आज बदला है, न कभी बदलेगा, ये परमानेंट है, ठीक है ना। परिवर्तनशील किसको बोलेंगे? परिवर्तनशील उद्देश्य किसको बोलेंगे दोस्तों, या हित जो भी है, तो ये वो हित है जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे किसी राष्ट्र के साथ में किस प्रकार से हमें जो है उससे व्यवहार करना है, तो किसी राष्ट्र विशेष के साथ में व्यवहार करने के जो उसका नजरिया होगा वो समय के अनुसार बदलेगा। जैसे कि दोस्तों, जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे और चीन के रिलेशन मान लेते हैं, या फिर हम कहें कि हमारे और यूरोप ने चीन को हटाइए अभी फिलहाल के लिए पड़ोसियों को। अब हम बात करते हैं जैसे भारत के रिलेशन और यूरोप के रिलेशन। तो भारत और यूरोप के रिलेशन लगभग कोरोना से पहले बहुत ही कम थे, लेकिन कोरोना वायरस के बाद में जैसे ही भारत ने अपनी वैक्सीन का डेवलप किया, वैसे ही यूरोप भारत से बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़ चुका था। क्यों? क्योंकि अब भारत जो है उनके हितों से जुड़ चुका था, क्योंकि यहां पर वैक्सीन डेवलप हो चुकी थी, है ना। और यूरोप के कई देशों में वैक्सीन का विकास वैक्सीन नहीं बन पाई थी। इस कारण से क्या हुआ, उनके हित भारत से जुड़ने लगे थे, और भारत को भी भाई बेच के माल कमाना था ना, तो भारत के हित भी उससे जुड़ गए थे। तो इस तरीके से समय के अनुसार ये हित जो है परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। उसी को हम परिवर्तनशील हित जानते हैं, इसको के नाम से जानते हैं। सामान्य हित कौन से होंगे? तो सामान्य हित मतलब कि सामान्य से भाई देश का आर्थिक विकास को लेकर के अपने हितों के अनुसार नीति बनाना, या व्यापारिक हित देख लीजिए, राजनीतिक हित देख लीजिए, जो सामान्य से जो लगभग सभी देशों के एक जैसे ही होते हैं। कोई भी देश आर्थिक नीति भाई आर्थिक रूप से सक्षम किसी भी देश के साथ व्यवहार करेगा, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बातचीत करने बैठते हैं तो प्रत्येक राष्ट्र जो अपनी अपनी हितों को लेकर बात करते हैं, तो उन हितों में जो सामान्य से हित होते हैं, आर्थिक हित होते हैं, राजनीतिक हित होते हैं, या फिर कहें कि व्यापारिक हित होते हैं, है ना। विभिन्न देशों से व्यापार किस प्रकार से करना है, तो वो उसके सामान्य हित कहलाएंगे। क्लियर है। विशिष्ट हित, ये सामान्य हित ही उनके विशिष्ट हित बन जाते हैं। किसी राष्ट्र के साथ में या किसी देशों के समूह विशेष के साथ में जब ये सामान्य हित दृढ़ रूप धारण कर लेते हैं, तो ये विशिष्ट रूप बन जाते हैं, विशिष्ट हित बन जाते हैं, ना। जैसे आर्थिक हित, है किसी एक राष्ट्र विशेष से उसके हित जुड़ गए, है ना, और लंबे समय तक चलने वाले हैं, और उसको विशेष फायदा हो रहा है उससे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो विशिष्ट हित हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों हम व्यापारिक हितों की बात करें अपने भारत को लेकर के, तो भारत के जो व्यापारिक हित है, चीन की बात करें, रूस की बात करें, या अन्य यूरोपीय देशों की बात करें, तो यहां पर हमारे सामान्य हित दिखते हैं।
लेकिन वहीं अगर हम अमेरिका के साथ में व्यापारिक हितों को देखें तो उसके साथ हमारे कौन से विशिष्ट हित होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि हम जो है जितना पैसा अधिक माल बेचकर चीन से भी नहीं कमा पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा अमेरिका में कम माल बेच करके कमा लेते हैं, है ना। इसलिए अमेरिका के साथ में हमारे व्यापारिक विशिष्ट हित होते हैं। आई होप इनका बीच का जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली समझ पाए होंगे अभी तक, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों। अब तक हमारे प्रकारों पर बात हो चुकी है, अब चर्चा होगी राष्ट्रीय हितों के निर्धारक तत्वों पर। एक बार दोस्तों थोड़ा सा क्लास का टाइम जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबे समय लेकर के आपको थकाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। थोड़ा टाइमिंग चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। ओह, बहुत ज्यादा हो चुका है, 40 मिनट का सेशन हो चुका है। सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, वेट नहीं करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा मैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो 2 से 3 घंटे अगले नेक्स्ट डे मान लीजिए आप लोग, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। और अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं, है ना, बाद में देख रहे हैं लाइव के बाद में, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक, सेकंड पार्ट की लिंक छोड़ दी गई है, आप इजीली वहां से जाकर सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।